बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एंगल के हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं लेंथ की अगर बात करूँ, लंबाई की, तो आप बच्चे आम जिंदगी में लेंथ से वाकिफ़ हैं कि लंबाई को किस तरह से मेजर करना है, स्केल का इस्तेमाल करते हुए, इंची टेप का इस्तेमाल करते हुए। और स्केल के ऊपर, इंची टेप के ऊपर नंबर्स भी डले हुए होते हैं कि उनको हमने नंबर्स भी किस तरह से दिए हुए हैं। लेंथ से तो हम आम जिंदगी में अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। एंगल से टेक्निकली आप बच्चे वाकिफ़ नहीं होते। मैंने देखा है क्लासेस में आप आगे बढ़ते रहते हैं, बट आपको टेक्निकली नहीं पता होता कि आखिर एंगल हम कह किसे रहे हैं। तो यहाँ हम टेक्निकल डिस्कशन करेंगे एंगल की। एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के हवाले से आपने एसएमएसडी एक्सियम्स पढ़े हैं, उसमें पोस्टुलेट 11 और पोस्टुलेट 12 जो है, ये दोनों पोस्टुलेट बेसिक एंगल के हवाले से हैं। बट ये जो पोस्टुलेट 11 है आपका, ये एंगल मेजरमेंट पोस्टुलेट है। ये सिर्फ इतनी बात बताता है कि एंगल को नंबर किस तरह देना है। जैसे लेंथ को नंबर हमने स्केल पर दिए होते हैं, यहाँ पर हमें पता लगेगा कि हमने एंगल्स को कितने नंबर देने हैं। तो इस पोस्टुलेट के हिसाब से एंगल सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान होता है। ये बात हमें पोस्टुलेट 11 में बताई गई है। पोस्टुलेट 12 में हमें ये बताया गया है कि ये जो एंगल 0 और 180 डिग्री के दरमियान है, इसको आखिर बनाना कैसे, ये बात हमें पोस्टुलेट 12 में बताई गई है। ये है एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट, यानी एंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, बनाना कैसे। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर सीखेंगे। सो मैं एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट ही लेकर चलूंगा। ये सबसे बेसिक पोस्टुलेट है एंगल के हवाले से। बट इन पोस्टुलेट के एतबार से तो हम 0 और 180 डिग्री के दरमियानी एंगल बना सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया सबसे बेसिक है, लेकिन जैसे ही हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो हम नेगेटिव में भी एंगल लेंगे, 0 डिग्री भी लेंगे, 180 डिग्री भी लेंगे, और इससे बड़े भी एंगल लेंगे। हम सारे एंगल वहाँ पर अज्यूम करेंगे, बट यहाँ पर हम सिर्फ एंगल 0 और 180 डिग्री के दरमियान ही लेंगे। और उसका रीज़न क्या है, वो जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ हम सीखने वाले हैं कि एंगल को बनाना किस तरह से है, एंगल को नंबर किस तरह देने हैं, एंगल को मेजर किस तरह से करना है, और एंगल खुद आकर है क्या, इसको समझना किस तरह से, क्या चीज़ है आकर एंगल। फिर आप उसको थ्योरम्स में इस्तेमाल करें, किसी भी जगह इस्तेमाल करें, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। आने वाली क्लासेस में भी एंगल का आइडिया सेम रहेगा, बट नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ 0 से 180 डिग्री है, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे वहाँ पर। तो हम एंगल के आइडिया को एक्सटेंड कर देंगे। तो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के हिसाब से समझने के लिए सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कि ये जो आपको कलर्ड जगह नज़र आ रही है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा एक प्लेन है। प्लेन की आप एग्जाम्पल इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपके लैपटॉप या मोबाइल की कोई स्क्रीन है, या आपकी दीवार है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस होती है, बिल्कुल सीधी प्लेन सरफेस होती है। अच्छा, आपने लाइन की एग्जाम्पल देखी है ना, लाइन दो तरफ इन्फिनिटी पे जा रही होती है। तो अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन ख़त्म हो जाती है, बट प्लेन उस चीज़ को कहते हैं कि वो टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट चारों साइड पर इन्फिनिटी पे चले जाए, कहीं भी एंड ना हो। यानी इतना बड़ा हो जाए मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन या आपकी दीवार के चारों तरफ वो इन्फिनिटी पे जा रही है, उसको हम कहते हैं प्लेन। प्लेन हमने क्यों समझा, क्योंकि एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट में हम हाफ प्लेन लेते हैं, आधा प्लेन। तो इसकी डेफिनेशन के एतबार से हमने ये आधा प्लेन कर दिया है। यानी ये जो पार्ट है प्लेन का, आधा प्लेन, यहाँ पे हम एंगल नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं बना सकते। ये अलाउड एरिया नहीं है, इधर हमें इजाज़त नहीं है एंगल बनाने की। क्यों हमने आधा प्लेन किया, क्योंकि एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के एतबार से हम एंगल 0 और 180 डिग्री के दरमियान लेंगे। जब एंगल इनके दरमियान लेंगे, तो नंबर्स ही हमने इस तरह दिए हैं कि जो बाकी का आधा प्लेन है वो 180 डिग्री तक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ये वाला एरिया, ये जो हाफ प्लेन है, यहाँ पर हम एंगल बना सकते हैं, नीचे वाला एरिया एंगल के लिए नहीं है। इस हाफ प्लेन को, जहाँ पे अलाउड एरिया है, इस हाफ प्लेन को मैं एच का नाम दे रहा हूँ। ये यहाँ पर पोस्टुलेट में एच इस्तेमाल हुआ है, तो जब भी एच आएगा तो आप समझ जाएंगे इस एरिया की बात हो रही है, जहाँ पे हम एंगल डिफाइन करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले जो पोस्टुलेट है उसके एतबार से हम समझ लेते हैं कि एंगल किस तरह से बनाना है, फिर हम अपने अंदाज में सीखेंगे ताकि आपको बात आसानी से भी समझ में आ जाए। इसके 3 पार्ट हैं पोस्टुलेट के। पहला पार्ट ये है कि एक रे हमने इस तरह बनानी है जो हाफ प्लेन के एज पर मौजूद होगी। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। तो मैं एक रे इस तरह बनाऊंगा जो हाफ प्लेन के एज पर होगी, यानी किनारे पर होगी। तो हाफ प्लेन के किनारे पे बना दी मैंने एक रे। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये ए हो गया और ये पॉइंट ओ हो गया, एंड पॉइंट। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पर देयर इज एग्जैक्टली वन रे ओ बी, एक और रे ओ बी होगी विद पॉइंट बी। यहाँ देखें, यहाँ भी ओ आ रहा है,
जब यहाँ ओ ए रे थी तो यहाँ एंड पॉइंट ओ था, यहाँ भी एंड पॉइंट ओ है, यानी कॉमन एंड पॉइंट हो गया। सो पॉइंट बी के साथ, लेकिन वो पॉइंट बी कहाँ होगा, इन एच यानी हाफ प्लेन जो अलाउड एरिया है उसमें वो ओ बी रे होगी, एग्जैक्टली वन रे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हो गया कि एक और रे आप बनाएंगे जो कहीं भी हो सकती है इस अलाउड एरिया में। ये दूसरी रे मैंने बना दी ओ बी, तो कॉमन एंड पॉइंट हो गया ओ। ये दूसरा पार्ट है। अब इससे थोड़ा सा पीछे पढ़ते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ बात लिखी हुई है। इन दोनों रेस के दरमियान जो एंगल बनेगा वो उस हाफ प्लेन एच पर 0 से 180 डिग्री के दरमियान बनेगा। और जहाँ भी आप ये रे बनाएंगे ओ बी, ठीक है, एग्जैक्टली वन रे लिखा हुआ है, तो जहाँ भी आप ये रे बनाएंगे वहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल का नाम देने का तरीक़ेकार है, ये भी अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। वहाँ पर यूनिक एंगल बनेगा। जब एक रे होगी तो वहाँ पे एक ही नंबर आएगा। ठीक है, जैसे इतने डिस्टेंस को अगर लेंथ की बात करते हैं तो हमने 1 कह दिया, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा, ये 2 नहीं हो सकता, कभी कोई और नंबर नहीं दे सकते। इसी तरह से एंगल की बात हो रही है कि हम एक ही नंबर देंगे, जिस जगह पर ये दो रेज मौजूद है इतनी दूरी को हम एक ही नंबर देंगे, एक से ज़्यादा नहीं देंगे। ये बात मैं किस लिए समझा रहा हूँ, इसलिए कि एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट का इस्तेमाल आपके चैप्टर 9 के पहले थ्योरम में इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर हम इसको लाजमी इस्तेमाल करेंगे, तो ये बात आपने याद रखनी है। बाकी फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे मैं अपनी वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो 3 पार्ट हो गए पोस्टुलेट के एतबार से। एक रे हाफ प्लेन के एच पर होगी, एक रे इस अलाउड एरिया में होगी जो कि मैंने यहाँ पे ये ओ बी बनाई हुई है, और तीसरा कि जहाँ भी आपने ये रे बना दी है दूसरी हाफ प्लेन पर, ठीक है, हर जगह पर वो एक यूनिक एंगल बनाएगी। ये 3 पार्ट हैं। अब हम इसको अपने अंदाज में समझते हैं। अच्छा, मैंने हाफ प्लेन क्यों लिया, ये सवाल। एंगल क्यों 0 और 180 डिग्री के दरमियान ही होता है, ये सवाल। एंगल 0 डिग्री भी हम नहीं लेते, एंगल 180 डिग्री भी हम नहीं लेते। इसी तरह से एंगल 180 डिग्री से बड़ा भी हम नहीं लेते। अगर ये कंडीशंस आप इस तरह से लिख लें, या दूसरे अंदाज में आप इस तरह लिख सकते हैं कि एंगल हमेशा 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान होगा, ना 0 डिग्री होगा, ना 180 डिग्री होगा, ना 180 डिग्री से बड़ा होगा। इस अंदाज में लिख लें, या इस अंदाज में लिख लें कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान होगा, बात एक ही है। क्यों 0 डिग्री नहीं होगा, क्यों 180 डिग्री नहीं होगा, क्यों 180 डिग्री से बड़ा नहीं होगा, इन सब के जवाबात मैं आपको सबसे आखिर में दूंगा वीडियो के। ये सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी। और एंगल 0 और 180 डिग्री के दरमियान हमने लेना है, तो एंगल के नंबर्स ही हमने इस तरह डिफाइन किए हैं कि आधे प्लेन पर ही इतने नंबर आ जाएंगे 0 से 180 डिग्री के दरमियान के, इसलिए हमने आधा प्लेन कर लिया। ये पहला रीज़न तो आपको पता लग गया कि हाफ प्लेन हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने एंगल को नंबर ही इस तरह से दिए हुए हैं कि आधे प्लेन पर पूरा 180 डिग्री तक एंगल आ सकता है। ठीक है, इस सवाल का तो आपको जवाब मिल गया। तो पहले हम बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं कि एंगल को बनाना कैसे है, समझना कैसे है, एंगल को नाम किस तरह देना है, नंबर्स किस तरह देना है। पहली ये डिस्कशन है, फिर फाइनली हम सारी कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे। सबसे पहले स्टेप में आप ये देखें, मैं अपने अंदाज में आपको सिखाता हूँ कि हमें एंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिए, ओ ए बी। तो जब भी आप 3 पॉइंट्स देखेंगे तो आप एंगल डिफाइन कर सकते हैं। अब इन 3 पॉइंट्स के दरमियान 2 रेज होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट से 2 रेज कैसे गुजर सकती हैं, ये जब भी मुमकिन है जब 2 रेज का एंड पॉइंट कॉमन होगा। देखें, इस रे ओ ए का एंड पॉइंट ओ है, इसीलिए मैंने यहाँ ओ ए लिखा हुआ है, ओ पहले लिखा है, तो एंड पॉइंट ओ हो गया। इसी तरह से इस रे ओ बी का भी एंड पॉइंट ओ है, तो दोनों रेज ओ ए और ओ बी का जो एंड पॉइंट है वो ये कॉमन है, एक ही एंड पॉइंट है, वो है ओ। अब एंगल में जो कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। अगर एक से ज़्यादा वर्टेक्स होंगे तो मिलाकर हम कहते हैं वर्टिसीज। मिसाल के तौर पे वर्टिसीज की कब बारी आएगी, जैसे आप कोई ट्राइंगल देख रहे हैं, तो यहाँ 3 एंगल होते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्राइंगल है, ए बी सी। तो यहाँ पे 3 वर्टेक्स हो गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, तो वर्टिसीज कहेंगे हम इनको। ठीक है, तो प्लूरल में हम जमा में वर्टिसीज कहते हैं। तो यहाँ पर ओ वर्टेक्स कहलाएगा। इसी तरह से ये जो 2 रेज हैं एंगल की, ओ ए और ओ बी, इसको हम एंगल के आर्म्स या साइड्स भी कहते हैं, यानी एंगल के बाजू या साइड्स भी कहलाएंगे। अब हमें ये समझ आ गया कि एंगल 3 पॉइंट्स के दरमियान बनता है, और 2 रेज बनेंगी उन 3 पॉइंट्स के दरमियान, और उन दोनों रेज का एंड पॉइंट कॉमन होगा जिसको हम वर्टेक्स कहेंगे, और जो दोनों रेज होंगी उसको हम आर्म्स या साइड्स कहेंगे एंगल के। नेक्स्ट हम ये सीखते हैं कि आखिर एंगल है क्या चीज़, इन 2 रेज के दरमियान किस चीज़ को हम एंगल कह रहे हैं। तो बहुत सिंपली आप ये समझ लें कि जैसे एक रे ये ओ ए है, ठीक है, इसके मुकाबले में
ये जो दूसरी रे है जो अलाउड एरिया में मैं इसको घुमा रहा हूँ हाफ प्लेन एच पर, ये कितनी दूर है। देखिए अगर मैं इसको इस तरह करता हूँ तो ये ओ ए के मुकाबले में करीब आ रही है, करीब आ रही है। आप जरा गौर करें कि ये रोटेट हो रही है, ठीक है, घूम रही है रे ना ओ भी। तो इसी से मैं इसकी डेफिनेशन भी बनाऊंगा। मैं ये हटा लेता हूँ यहाँ से। तो इसी से मैं इसकी डेफिनेशन भी बनाऊंगा। ये रे ओ ए करीब आ रही है तो मैं कहूंगा कि एंगल कम हो रहा है। दो रेस के दरमियान की जो दूरी है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, रोटेशन की मिकदार है, अगर वो कम हो रही है तो मैं कहूंगा एंगल कम हो रही है, यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन को मैं एंगल कहता हूँ। अब एंगल बढ़ रहा है, दो रेस के दरमियान की दूरी बढ़ रही है, अब दो रेस के दरमियान की दूरी कम हो रही है। ये कितनी दूर है, कितनी इंक्लाइंड है, एक दूसरे से ऊंची है, कितनी रोटेटेड है, तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस बनती हैं एंगल की। तो इसको हम एंगल कहते हैं। अभी एंगल कम हो गया, अभी एंगल बढ़ गया। बस सिंपली एंगल को आपने ये समझना है। और एंगल किसके दरमियान बनता है? दो रेस के दरमियान। आपके पास जो सिचुएशन आएगी वो क्या आएगी कि दो सेगमेंट्स बने हुए होंगे, बट आपको बैक हैंड पे जब एंगल की बात हो रही होगी तो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के हिसाब से ऑटोमेटिक समझ जाना है कि यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा होगा, भले बने हुए सेगमेंट्स हैं, बट यहाँ पर तीन पॉइंट्स तो होंगे ना, उनके दरमियान एंगल बनाने के लिए जब भी आप सोचेंगे तो रियलिटी में बैक हैंड पे क्या आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रेज है, ठीक है, क्योंकि एंगल का लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखिए ना, मिसाल के तौर पे भले दो सेगमेंट्स बने हुए हैं, यहीं पर ही एग्जाम्पल ले लें आप, इन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ दूरी है। ये दूरी न कम होगी ना ज्यादा होगी अगर मैं इस सेगमेंट की लंबाई बढ़ा दूंगा इसी डायरेक्शन में, इस सेगमेंट की फर्दर लंबाई बढ़ा दूंगा, मैं इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा तो ये रे बन जाएगी, ये भी इन्फिनिटी तक ले जाऊंगा ये रे बन जाएगी। क्या इन दोनों रेस के दरमियान की दूरी बढ़ी है? अगर दूरी नहीं बढ़ी ना कम हुई, दोनों सेगमेंट्स की लंबाई बढ़ाने या कम करने से, तो एंगल तो चेंज नहीं होगा। एंगल का लेंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसलिए भले वो सेगमेंट्स के दरमियान बना होगा, बट आपने रेस ही सोचनी है। होप कि आपको एंगल की बात समझ आ गई होगी, आखिर टेक्निकली हम एंगल कहते किसे हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं कि एंगल को रिप्रेजेंट किस तरह करना है। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में देखा कि पॉइंट का जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार है वो ये है, डॉट बना देते हैं, ज्योमेट्री में पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाता है। लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो इस तरह से हम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली। सेगमेंट रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर हमें एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो उसका क्या तरीकेकार होगा? तो ये दो रेस तो बनी हुई हैं, एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, हम कर्व बनाते हैं। उन दो रेस के दरमियान, उन दो आर्म्स के दरमियान हम इस तरह से कर्व बनाते हैं, टच करके हम दिखाते हैं एक छोटा सा कर्व बना के कि आपने ये जो एंगल है, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ये इन दो रेस के दरमियान है, इन दोनों से टच है तो इन दोनों रेस के दरमियान का एंगल है, ये इतनी दूरी है। अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, आप करीब बनाए, दूर बनाए, यहाँ बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसका इसकी लंबाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अमाउंट ऑफ रोटेशन हम देख रहे होते हैं जस्ट। बट हम इतना करीब बनाते हैं ताकि हमें यहाँ पर नाम देने में भी आसानी हो जाए, ना बहुत दूर हो ना बहुत छोटा हो, कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन नजर भी ना आए। अब रिप्रेजेंट करने के बाद हमने एंगल को नाम देना चाहते हैं। एंगल को हम नाम देते हैं वर्टेक्स के नाम के जरिए। जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि हर चीज़ को हमने पॉइंट्स की मदद से ही नाम देना है, तो यहाँ भी हम एंगल को पॉइंट्स की मदद से ही नाम देंगे। यहाँ पर वर्टेक्स हो है तो पहला तरीकेकार तो ये है कि हम वर्टेक्स की मदद से इसको नाम देंगे। हम सबसे पहले एंगल का सिंबल बनाएंगे। एंगल का मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है ना, कि दूरी दो रेस के दरमियान की, तो इसी तरह से हम ये सिंबल बनाएंगे कि दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है दो रेस की, और वर्टेक्स का नाम लिख देंगे। एक तो तरीकेकार ये हो गया एंगल को नाम देने का, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि एंगल का सिंबल और वर्टेक्स का नाम। अब समटाइम्स ऐसा होता है, अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि एक वर्टेक्स पर एक से ज़्यादा एंगल होते हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इन दो लाइंस को अगर आप गौर करें, सो ये पॉइंट को अगर मैं ओ का नाम दे देता हूँ तो यहाँ पे ये दो रेस बन रही हैं, इन दोनों के दरमियान एंगल होगा, तो इन दोनों रेस के दरमियान के एंगल को, अब इसी एक वर्टेक्स ओ पर एक ये एंगल भी है, अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो यहाँ भी ये दो रेस हैं, तो ये एंगल भी बन रहा है, इसी तरह से ये एंगल भी बन रहा है इन दो रेस के दरमियान, और इन दो रेस के दरमियान ये एंगल भी बन रहा है। तो इस वर्टेक्स ओ पर चार एंगल बन रहा है इस केस में। तो आप देखें ना, एक ही वर्टेक्स पे एक से ज्यादा एंगल बन सकते हैं, ये सिचुएशंस थ्योरम में हमारे पास आती रहेंगी। अब किस तरह से नाम देंगे? तो हम तीनों पॉइंट्स के नामों का इस्तेमाल करेंगे। एंगल का सिंबल हम लाजमी लगाएंगे,
वर्टेक्स के नाम को हम बीच में रखेंगे, यानी इसको अगर मुझे नाम देना है तो मैं एंगल का सिंबल लगाऊंगा, वर्टेक्स को बीच में लिखूंगा। आप ए पहले लिख दें, बी बाद में लिख दें, तब भी वही नाम रहेगा। इसी तरह से एंगल का सिंबल लगा के वर्टेक्स बीच में रहेगा, बी पहले लिख दें या ए बाद में लिख दें। तो ये सारे सेम नाम है, आप इसको एंगल ओ भी कह सकते हैं। ज़्यादा प्रेफरेबल, ज़्यादा प्रेफरेंस इसी की रहेगी अगर एक एंगल है एक वर्टेक्स पर। अगर एक से ज़्यादा एंगल है तो फिर आप इसको एंगल ए ओ बी कहें या बी ओ ए कहें, एक ही बात है। ये जो बीच में ओ लिखा हुआ है ये हमें ये बता रहा है कि ये वर्टेक्स ओ से एंगल बन रहा है। तो यही मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। ये 3 तरीक़ेकार हमने देख लिया और इसका कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी आपको बात को समझ आ गई है। अब इसके बाद जो बारी आती है, एंगल को नंबर किस तरह से देना है हमने, ठीक है। तो नंबर देने की बारी आती है। तो नंबर देने के लिए मैंने जो तरीक़ेकार निकाला है वो ये है कि अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक बना दूँ, ठीक है, इस तरह से कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिखें, तो इसको मैंने नंबर दिया है 180 डिग्री, ठीक है। मैंने खुद से दिया है, अभी थोड़ी देर में मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा कि ये यूनिट्स के एतबार से हम किस तरह से नंबर देते हैं। तो 180 डिग्री अगर मैंने इसको नंबर दे दिया है स्ट्रेट लाइन को, तो पूरा जो ये आपका प्लेन है, नीचे वाला प्लेन हालांकि मुझे अलाउड नहीं है, बट ये पूरा प्लेन तो है ना, इसी एतबार से जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो भी 180 डिग्री होगा। तो टोटल 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो टोटल प्लेन का जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसको हम फुल एंगल या कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। तो कुछ जो खास नाम है एंगल के, खास खास नाम, वो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। यहाँ देखें, फुल एंगल या कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, इसको हमने एक खास नाम दिया हुआ है। इसी तरह से अगर एंगल ये 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा बन रहा है, तो इसको स्ट्रेट एंगल मैंने कह दिया, इसी से नाम बना दिया। इसी तरह से अगर एंगल इसका भी मैं आधा कर दूं, 180 डिग्री का बिल्कुल एग्जैक्ट आधा कर दूं, तो 90 डिग्री होता है 180 डिग्री का आधा। तो यही हम करते हैं, इसको 90 डिग्री होगा तो इस 90 डिग्री एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का तरीके राइट एंगल को कर्व नहीं बनाते हम, हाफ स्क्वायर बनाते हैं। इस तरह से दोनों रेस पे हम टच कर देते हैं हाफ स्क्वायर बना के, फिर आप 90 डिग्री ना भी लिखे तो हमें पता होता है कि ये राइट एंगल है। ये खास पहचान है राइट एंगल को बनाने की। तो 90 डिग्री लिखा हो या राइट एंगल आप कहते हैं, बात एक ही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, वो भी मैं साथ साथ बताते हुए चलूँ कि अगर 90 डिग्री एंगल बना हुआ है तो यकीनन दो रेस से बना होगा या दो लाइन्स होंगी, इस तरह से भी होगा, इस तरह से भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि वो लाइन्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी अगर एंगल राइट एंगल होगा या 90 डिग्री होगा, ऐसे कह लें। या अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी। यानी पहले लाइन का डिस्कस किया, तो फिर एंगल का बताया कि लाइन परपेंडिकुलर का मकसद यही होता है कि एंगल 90 डिग्री है। या 90 डिग्री जब भी बनता है कि वो जिन लाइन से बना है वो परपेंडिकुलर है। बस ये एक हमने नाम दिया हुआ है, परपेंडिकुलर। ये भी आगे थ्योरम्स में इस्तेमाल होना है, तो जब मैं एंगल डिस्कस कर रहा था तो मैंने वहीं पर ही आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है। तो होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। कुछ और हमने नाम दिए हुए हैं राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और फुल एंगल के अलावा। अगर एंगल 90 डिग्री से कम हो, यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री भी उसमें शामिल हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा तो एक्यूट एंगल होगा। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री को तो हमने राइट एंगल दिया हुआ है ना, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा अगर एंगल होगा तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, क्योंकि 90 और 180 को हमने खास नाम दिया है, इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह से अगर एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि 180 डिग्री और 360 डिग्री को हमने खास नाम दिए हुए। तो इन दोनों के दरमियान के जितने भी एंगल होंगे उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। सो यहाँ अगर मैं एक लाइन बना दूँ इस तरह से, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो हमने एंगल को नाम भी दे दिया, रिप्रेजेंटेशन भी हो गई है, एंगल दो रेस के दरमियान बनती है ये भी देख लिया, और एंगल किसे कहते हैं जो कि मैंने आपको बताया, अमाउंट ऑफ रोटेशन कि कितनी दूर है एक रे के मुकाबले में दूसरी रे, वो भी बात आपको समझ आ गई है। अब एक चीज़ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट समझ लें कि देखें, अभी मैंने क्या किया है, जो रे ओ ए है वो हाफ प्लेन के एज पर बनाई है। तो हाफ प्लेन बनाने का असल मकसद ये था कि हमने एंगल को 180 डिग्री के दरमियान रखना है, ठीक है। आपने देख लिया है कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री मैंने रखा है,
तो इसलिए बाकी के हाफ प्लेन की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं इससे ज़्यादा एंगल नहीं बनाना चाहता। तो क्यों नहीं बनाना चाहता वो तो अभी हम एंड में डिस्कस करेंगे ना वीडियो के, कि क्या प्रॉब्लम है, आखिर हम क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। बट ये जो आपने हाफ प्लेन रे ओ ए पे बनाया था और आपने ओ बी को अलाउ किया था रोटेट होने के लिए, हाफ प्लेन है, आप रे ओ बी पर भी अज्यूम कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर आप के लिए जो अलाउड हाफ प्लेन हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा, फिर आप उसमें रे ओ ए को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि ओ बी के मुकाबले में ओ ए कितनी दूर है। सो ये हाफ प्लेन आप कहीं भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ समझने लायक है, जो आपके लिए कन्फ्यूजन का बाइस बन सकती है, वो ये है कि देखें, आपने इस तरह से अगर कोई एंगल 60 डिग्री बनाया हुआ है, मैं इसको मान लें कि ये 60 डिग्री एंगल है। अब ये 60 डिग्री एंगल तो देखें इस ओरिएंटेशन में बना हुआ है ना, इस तरह से बना हुआ है। बट अगर यही सेम दूरी, इतनी ही दूरी मैं दो रेज के दरमियान इस ओरिएंटेशन में बना दूं, ठीक है, अब ये दूरी उतनी ही है जितनी दूरी यहाँ पर है, उसको 60 डिग्री नंबर हमने दिया है, तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। यानी दो रेस की ओरिएंटेशन से, दोनों रेस की रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एंगल अब भी 60 डिग्री ही होगा। अगर इतनी ही दूरी दो रेस के दरमियान में इस ओरिएंटेशन में बना दूं तब भी ये 60 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों रेज आपस में इतनी ही दूर हैं जितनी यहाँ पे दूर है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ओरिएंटेशन से, एंगल उतना ही रहेगा। हाँ, अगर दोनों रेस के दरमियान की दूरी बढ़ जाएगी तो एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, होप कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें तो है नहीं है, आपको आसान आसान सी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें एक और बात कन्फ्यूजन का बाइस बन सकती है, वो ये है कि अगर हमने इतनी दूरी को 60 डिग्री एंगल नाम दिया है, तो क्या अगर मैं इस रे ओ बी को किसी और जगह ले जाऊं हाफ प्लेन पे, तो क्या वहां भी 60 डिग्री दोबारा रिपीट हो सकता है? तो ये 60 डिग्री दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये बात मैं किस लिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट की डेफिनेशन है उसमें हमें ये एम्फिसाइज किया गया है, उसमें ये हमें बताया गया है कि यहाँ पर देख लें, दोबारा से हम पढ़ लेते हैं कि एक रे तो हाफ प्लेन के एच पर हो गई, जो हाफ प्लेन एच है उसके एच पर, फॉर एवरी आर, आर का मतलब आप यहाँ पर नंबर लेंगे, जितने भी एंगल्स के नंबर हम ले रहे हैं ना, 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी आप नंबर ले रहे हैं, तो कह रहा है वो जो नंबर होगा वो कितना होगा, फॉर एवरी आर, हर एक नंबर जो कि 0 और 180 डिग्री के दरमियान होगा, उस एंगल में देयर इज एग्जैक्टली वन रे, सिर्फ और सिर्फ एक रे ओ बी गुजरेगी पॉइंट बी के साथ, इस पॉइंट बी के साथ एक रे, एग्जैक्टली वन रे, एक रे गुजरेगी इन एच, जिसमें सच डैट, इस तरह से जो एंगल ए ओ बी बनेगा, देखिए ये एंगल ए ओ बी जो उसका नाम दिया है उसमें वो बराबर होगा आर के, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपके चैप्टर 9 के थ्योरम 1 में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। देखें, अगर यहाँ पर एंगल हमने देखा कि 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री बाकी के हाफ प्लेन पर कहीं भी रिपीट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही आ सकता है। इतनी ही दूरी को हम 120 डिग्री एंगल कहेंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा दूरी को दोबारा से 120 डिग्री रिपीट नहीं होगा। अगर बढ़ाऊंगा तो ये नंबर बढ़ जाएगा, कम करूंगा तो ये नंबर कम हो जाएगा एंगल का। ठीक है, ये रिपीट नहीं होगा। तो ये बताने का मकसद है, ये रिजल्ट भी हमने एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट की डेफिनेशन से निकाल लिया है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे चैप्टर 9 के थ्योरम 1 में। अब मैं थोड़ा सा यूनिट के हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने डिग्रीज में एंगल को मेजर कर रहे हैं ना, एंगल की डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, डिग्रीज में भी हम एंगल को मेजर करते हैं, रेडियन में भी मेजर करते हैं एंगल को, ये भी एक यूनिट है। इसी तरह से टर्न में भी मेजर करते हैं, सबसे ज़्यादा तो डिग्री और रेडियन इस्तेमाल होती है, टर्न आपकी क्लासेस में मैंने नहीं देखा कहीं पे इस्तेमाल होती है। इसी तरह से ग्रेड भी एक यूनिट है एंगल को मेजर करने के हवाले से। ग्रेड जो है ये ऑब्सलीट हो गई है, यानी कि ये अब फर्दर इस्तेमाल नहीं होती है, इसको हमने ख़त्म कर दिया है ग्रेड यूनिट को। टर्न इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट हमने बनाया है। तो हम देख लेते हैं कि आखिर इन यूनिट्स में मेजरमेंट के हवाले से, नंबर देने के हवाले से क्या डिफरेंस है। देखिए, डिग्रीज में तो हमने पूरे प्लेन को 360 डिग्री एंगल का नाम दिया है। रेडियन में हम ये नंबर देते हैं 2 पाई, जिसका मतलब होता है 6.24 तकरीबन। ठीक है, ये हमने इसलिए यूनिट बनाई है क्योंकि ये सर्किल के हवाले से बनाई है, ये आप आगे जब एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ेंगे
वहाँ पे इस्तेमाल होगा और आने वाली क्लासेस में आपकी ये इस्तेमाल होगी रेडियन। टर्न हमने कहा है कि एक पूरा चक्कर, तो पूरे चक्कर को, पूरे प्लेन को यहाँ पर हम कहेंगे कि वन टर्न। इसका मतलब ये है कि जो डिग्रीज में 180 डिग्री होगा, इस तरह से अगर डिग्रीज में जो 180 डिग्री होगा, तो रेडियन में वो इसका आधा हो जाएगा, तो पाई रह जाएगा, यानी 180 डिग्री अगर हम ले रहे हैं डिग्रीज में, तो रेडियन में वो सिर्फ पाई रह जाएगा, क्योंकि पूरा तो 2 पाई है। तो हाफ पाई बाई टू, 2 पाई बाई 2 करूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आधा रह जाएगा पाई। टर्न में पूरे प्लेन को आपने एक का नाम दिया है, तो आधा प्लेन 1/2 के बराबर हो जाएगा। ग्रेड के बारे में बता देता हूँ। ग्रेड में जो फुल कंप्लीट एंगल होता है उसको हम कहते हैं 100, तो आधा होगा तो 50 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 90 डिग्री एंगल की मैं बात करता हूँ, डिग्रीज में अगर 90 है, इस तरह से अगर ये 90 डिग्री एंगल है डिग्रीज में, तो रेडियन में पाई बाई 2 हो जाएगा, मज़ीद आधा हो जाएगा, और टर्न में 1/4 हो जाएगा, ग्रेड में 50 का भी आधा हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं डिग्रीज के हवाले से देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बताना ज़रूरी है कि ये नंबर किस एतबार से आपने लिखे हैं। देखें सब में नंबर्स ही आ रहे हैं ना, तो ये नंबर्स आपने किस एतबार से लिखे हुए हैं, 360 या 90 किस एतबार से लिखे हैं। तो मैंने बताया कि मैंने डिग्रीज यूनिट के एतबार से लिखे हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप छोटा सा ओ या ज़ीरो बना देते हैं उस नंबर के ऊपर, तो हमें पता लग जाता है कि ये यूनिट डिग्रीज में आप इसको मेजर करना है एंगल को। अब ये 360 डिग्री हमने पूरे फुल प्लेन को हमने इतना नंबर क्यों दिया है, इसके दो रीजंस मेन जो मेरी नज़र में आए हैं वो ये हैं कि एक तो 360 डिग्री बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 5 से भी हो जाता है, कई सारे नंबर से ये डिवाइड हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि हिस्टोरिकली, तारीखी काफ़ी पहले से ये 360 डिग्री एंगल चलते हुए आ रहा है, तो इसलिए हमने इस यूनिट को चेंज भी नहीं किया है, हम इसी को चलाते हुए आ रहे हैं। और आगे आने वाली क्लासेस में भी आप डिग्रीज पढ़ते चले जाएंगे, फर्दर आप रेडियन को भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। सो होप कि आपको ये भी बात समझ आ गई होगी कि डिफरेंट यूनिट्स में किस तरह से हम डिफरेंट नंबर्स देते हैं एंगल को। तो फाइनली अब बेसिक चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों हमने एंगल को 0 और 180 डिग्री के दरमियान रखा है, इससे ज़्यादा नहीं रखा। हम आने वाली क्लासेस में इससे ज़्यादा भी रखेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, हम इस डेफिनेशन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, बट बेसिक आइडिया यही सेम रहेगा कि एंगल दो रेज के दरमियान की अमाउंट ऑफ रोटेशन है कि दोनों रेज आपस में कितनी दूर है। हम नंबर्स के आइडिया को एक्सटेंड कर देंगे, बाकी बेसिक आइडिया सेम रहेगा। अब हम आते हैं कि एंगल हमने इनके दरमियान क्यों रखा है, क्यों हमने 0 डिग्री भी नहीं लिया, 180 डिग्री भी नहीं लिया, 180 डिग्री से बड़ा भी नहीं लिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि देखें, एंगल हम कहते हैं दो रेस के दरमियान की दूरी को, अमाउंट ऑफ रोटेशन को, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो इसमें 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। ये बात मैंने आपको पहले नहीं बताई, उसकी वजह यह है कि पहले तो मैं आपको बुनियादी चीज़ें सिखाना चाहता था ना, कि एंगल आखिर है क्या, उसको किस तरह से आपने देखना है, उसको नाम किस तरह देना है, नंबर किस तरह देना है, रिप्रेजेंट किस तरह करना है, ये आपने सीख लिया। अब यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो वो क्या 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर मैं रे ओ ए से स्टार्ट करूँ और ओ बी की डायरेक्शन में जाऊँ, तो यहाँ देखें ये इस तरफ एरो हेड बना हुआ है, एक ये तरीक़ेकार बनता है। इसको मैंने नाम दे दिया ए ओ बी, क्योंकि ओ ए से स्टार्ट किया तो ए पहले लिख दिया मैंने। अब ये जो दूरी है 60 डिग्री की है, तो ये भी तो हो सकता था कि रे ओ बी से स्टार्ट करता, ओ ए की डायरेक्शन में मैं जाता, इस तरह भी तो मैं दूरी देख सकता हूँ। तो फिर हम इस तरह एंगल रिप्रेजेंट करेंगे, तो बी पहले आ जाएगा, बी ओ ए। यहाँ पे देखें मैंने 60 डिग्री तो लिखा है, सेम दूरी है, बट यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया मैंने। ये मैंने क्यों लगाया है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। पहले हम पहली चीज़ क्लियर कर लें, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे कि प्लस माइनस का क्या मामला है। अब किसने कहा कि दो रेस के दरमियान की दूरी को आपने इस साइड से ही देखना है? इसकी दो और पॉसिबिलिटीज़ हैं। इन दो रेस के दरमियान की दूरी यहाँ से भी तो आप देख सकते हैं, इस तरह ओ ए से स्टार्ट करके ओ बी की डायरेक्शन में बाहर से जाएं, तब ये 300 डिग्री बन जाएगा। यहाँ मैंने माइनस साइन लगाया है ए ओ बी के साथ। इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी भी बनती है कि ओ बी रे से आप बाहर की डायरेक्शन में जाएं और यहाँ ओ ए पे जाएं, तब ये प्लस 300 डिग्री बन जाएगा और एंगल बी ओ ए ही नाम होगा। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज़ में से हमने यहाँ पर डिसाइड करना है कि क्या चीज़ हमारे काम की है और क्या चीज़ हमारे काम की नहीं है। ये हमें खुद
ये डायग्राम बताएगी कि किस तरह से हमने इनमें से चीज़ें कम करनी है, ख़त्म करनी है, कौन सी चीज़ हमारे काम की है और कौन सी चीज़ हमारे काम की नहीं है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि देखें, जो कंप्लीट एंगल होता है पूरे प्लेन का, वो 300 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 60 डिग्री एंगल बनाना है, ये मैंने प्रोटेक्टर लिया हुआ है, अगर प्रोटेक्टर को हम रख दें किसी भी एक रे पर, जैसे मैंने ओ ए से स्टार्ट किया है 0 डिग्री से, तो मैं यहाँ से देखना शुरू करूँगा, ये 0 डिग्री है तो ये 10 डिग्री इस तरफ बढ़ रहा है ना, तो ओ ए से स्टार्ट किया है तो ये 60 डिग्री आ गया, सही नाम मैंने दिया हुआ है 60 डिग्री, प्रोटेक्टर से मैंने चेक भी कर लिया है इसको। तो देखें, अगर मैं 60 डिग्री एंगल बनाता हूँ, क्योंकि पूरा प्लेन 360 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक बाहर वाला 300 डिग्री बन के आ जाएगा मेरे पास। 60 डिग्री बनाने पर 300 डिग्री मुझे ऑटोमेटिक मिल रहा है, क्योंकि 300 डिग्री प्लस 60 डिग्री 360 डिग्री बनता है। तो जो 60 डिग्री के अलावा रह गया था वो बाहर वाला मुझे 300 डिग्री मिल गया। अगर मुझे कहा जाए कि 300 डिग्री एंगल में बनाऊं, ठीक है, तो ये मैंने फुल प्रोटेक्टर ले लिया है, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, मैं एक लाइन बनाता हूँ पहले, इस तरह मैंने एक लाइन बना दी है। तो देखें, ये 0 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है और 300 डिग्री मुझे बनाना है, तो इस डायरेक्शन में मैं बढ़ रहा हूँ 10, 20, 30, तो इस तरह मुझे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह जाते हुए मुझे 300 डिग्री यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट लगाया और ये मैंने बना दिया है 300 डिग्री। तो देखें, जैसे ही मैंने 300 डिग्री बनाया, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि पूरा प्लेन 360 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री बन जाएगा। सो 60 डिग्री बनाने पर 300 डिग्री मिल रहा है। इसी तरह से आप 330 डिग्री एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर 330 डिग्री एंगल बन गया, तो ये हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इस एंगल को 30 डिग्री करूँगा तो बाहर वाला 330 डिग्री हो जाएगा। सो ऑटोमेटिक बाहर वाला एंगल मिल रहा है हमें। एक एंगल बनाने पर दूसरा एंगल हमें ऑटोमेटिक मिल रहा है, क्योंकि पूरे प्लेन को तो हमने डिसाइड किया हुआ है ना 360 डिग्री होता है, तो कोई नई मालूमात नहीं है दोनों एंगल के अंदर, एक बनाने पे हमें दूसरा एंगल ऑटोमेटिक मिल जाता है। अब मुझे डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा एंगल मेरे काम का है, ठीक है। इसको डिसाइड करने के लिए हम एंगल के नंबर्स पे गौर करते हैं। देखें, मैं इस तरह से एंगल बढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये वाला एंगल तो बढ़ रहा है, और जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल था वो छोटा हो रहा है, ठीक है। बाहर वाले एंगल छोटे हो रहे हैं और छोटे वाले एंगल बड़े हो रहे हैं, ओके। तो 180 डिग्री जैसे ही मैं एंगल करता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पे दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, ओके। अब अगर मैं इससे फर्दर एंगल आगे बढ़ाता हूँ, यानी 180 डिग्री से अगर फर्दर मैं एंगल आगे बढ़ाता हूँ, तो 180 डिग्री एक ऐसी जगह थी जहाँ से अब जो एंगल पहले बड़े थे वो 180 डिग्री से छोटे होना शुरू हो गए, और जो पहले 180 डिग्री से छोटे थे वो अब 180 डिग्री से बड़े होना शुरू हो गए। 180 डिग्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर एंगल जो बड़े थे वो छोटे होना शुरू हो जाएंगे और जो छोटे थे वो बड़े होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन से एंगल मुझे रखने हैं। क्या मैं अब भी बाहर वाले एंगल रखूँ, या जो बड़े हो गए हैं, या अब मैं छोटे वाले एंगल ले लूँ 180 डिग्री से। सो इसके हल हमने ये निकाला कि 0 से 180 डिग्री के जो एंगल हैं वो हमने लेने हैं, यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री के एंगल हमने नहीं लेने, हमने 0 से 180 डिग्री के एंगल लेने हैं। सो बाहर वाले एंगल तो हमारे अब काम के रहेंगे नहीं, जो भी 180 डिग्री से बड़े एंगल होंगे वो हमारे काम के नहीं रहेंगे, दोनों में से एक डिसाइड करना था, तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमने ये वाले एंगल लेने हैं जो 180 डिग्री से छोटे होंगे। अब बात करते हैं कि ओरिएंटेशन का क्या मामला है, कि ओ बी से स्टार्ट कर रहे हैं, ओ ए की तरफ जा रहे हैं, तो देखें क्लॉकवाइज है, घड़ी की डायरेक्शन में। जब घड़ी की डायरेक्शन में कोई एंगल लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, जब घड़ी के मुखालिफ सिर्फ में एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं। जो ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक ज्योमेट्री, उसमें हम ट्रायंगल, पैरेललोग्राम वगैरह डिस्कस करेंगे, उसमें एंगल की ओरिएंटेशन इतना मानी नहीं रखती, अहमियत नहीं है उसकी। इसलिए ये ओरिएंटेशन भी हमारे लिए किसी काम की नहीं है। हाँ, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर हम एंगल 180 डिग्री से बड़ा भी लेंगे और प्लस माइनस साइन भी लेंगे हम, लाजमी वहाँ पे ओरिएंटेशन मैटर करेगी। जहाँ पर ओरिएंटेशन मैटर नहीं करती तो इट मीन्स के ये वाला मामला भी ख़त्म हो गया, हम दोनों केसेस को मिला के लिखेंगे। ये 72 डिग्री हो जाएगा। अब चाहे इसको आप एंगल ए ओ बी नाम दें या बी ओ ए नाम दें, बात एक ही है, एंगल ये 70 डिग्री ही रहेगा, प्लस माइनस का चक्कर हमने यहाँ पर ख़त्म कर दी। तो इससे पहली चीज़ जो आपको पता लगी कि क्यों एंगल हम 180 डिग्री से बड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि हमेशा एंगल हमें 180 डिग्री से छोटा मिल जाता है।
जैसे ही हम 180 डिग्री से बड़ा करते हैं। अब 0 डिग्री और 180 डिग्री खुद क्यों नहीं लेंगे? इसके दो रीज़न है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि देखें, ये हमने जो एंगल इस्तेमाल करने हैं वो ट्राइंगल और पैरेललोग्राम वगैरह में इस्तेमाल करने हैं। आम तौर पर ये कॉन्वेक्स ज्योमेट्री कहलाती है, नॉन सेल्फ इंटरसेक्टिंग। कॉन्वेक्स का मतलब ये होता है कि आप वो ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिनमें एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा, जैसे ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह। इनमें एंगल 180 डिग्री से छोटे ही होते हैं। अब इनमें मसला क्या होगा? अगर एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाएगा। पहले ट्राइंगल को देख लेते हैं हम। ट्राइंगल में अगर कोई भी एक एंगल, मान लें इस एंगल को मैं छोटा करता हूँ, यानी दो रेस के दरमियान की दूरी को कम करता हूँ, तो क्या होगा? मैं 0 डिग्री की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ तो देखिए छोटा हो जाएगा, मज़ीद छोटा हो जाएगा, और जैसे ही ये 0 डिग्री होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसी तरह अगर इस एंगल को मैं 180 डिग्री बनाता हूँ तब क्या होगा? तो देखें, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मज़ीद बड़ा हो गया, और बड़ा करूँगा मैं, ठीक है, और बड़ा करूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दोनों केसेस में 0 डिग्री करने पर भी और 180 डिग्री करने पर भी ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, ट्राइंगल मज़ीद नहीं रहा। सेम मामला होगा पैरेललोग्राम के साथ भी कि आप 0 डिग्री करें या 180 डिग्री करें तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो एक तो वजह ये है कि हम 0 और 180 डिग्री एंगल नहीं लेंगे क्योंकि हम कॉन्वेक्स ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं। तो हम 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं लेंगे एंगल। इसके अलावा मैंने एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, नॉन सेल्फ इंटरसेक्टिंग। कॉन्वेक्स का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि वो पॉलीगॉन आप ले रहे हैं जिसमें एंगल हमेशा लेस देन रहेगा 180 डिग्री से और 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स ज्योमेट्री हो गई। इसमें नॉन सेल्फ इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? देखिए, सेल्फ इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई पॉलीगॉन बनाता हूँ, जैसे मैंने पेंटागॉन बना दिया, 5 साइडों वाला बना दिया, ठीक है। अब ये तमाम एंगल 180 डिग्री से छोटे तो हैं, कॉन्वेक्स तो हैं, बट इसमें एक और डायग्राम भी बन सकती है जो कॉन्वेक्स होगी बट वो सेल्फ इंटरसेक्टिंग होगी। इस तरह से 2 साइड हो गए, 3 साइड हो गई, 4 और ये 5, ठीक है। ये जो स्टार बन गया है आपके पास, ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, सेल्फ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हम नहीं लेंगे केस। तो हमने कॉन्वेक्स ज्योमेट्री पढ़नी है और नॉन सेल्फ इंटरसेक्टिंग पढ़नी है। हालांकि इसमें देखें, ये कॉन्वेक्स तो है, तमाम एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, सो कॉन्वेक्स तो है बट सेल्फ इंटरसेक्टिंग है ये। तो हमने इस तरह की ज्योमेट्री पढ़नी है जो कॉन्वेक्स हो और नॉन सेल्फ इंटरसेक्टिंग हो। तो ये पहला रीज़न तो आपको समझ आ गया कि हम 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमने जिन ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। दूसरा रीज़न भी हम साथ में देख लेते हैं। देखिए, जैसे ही मैं एंगल 180 डिग्री करता हूँ तो हमने ये डिसाइड किया था कि हमने दो में से कोई एक एंगल लेना है, या बाहर वाले लेना है या अंदर वाला लेना है। तो दोनों एंगल ही इस जगह पर सेम है, तो हम दोनों एंगल ही नहीं लेंगे। वैसे तो मेन जो आइडिया है वो वही है जो मैंने पहला रीज़न आपको दिया है, बट एक ये रीज़न भी इसका बनता है। 0 डिग्री एंगल हम क्यों नहीं लेंगे? उसका रीज़न हम ये भी बना सकते हैं कि जो हमने पोस्टुलेट 1 पढ़ा था उसमें हम कोइंसिडेंट लाइंस को एक ही लाइन मानते थे, लाइन यूनिकनेस थी। इसी तरह कोइंसिडेंट रेज एक रे होगी, दो रे नहीं होगी। और हमने डेफिनेशन में ये डिफाइन किया है कि एंगल बनाने के लिए दो रेज होनी चाहिए। तो लाइन यूनिकनेस के हिसाब से अगर ये एक सिंगल रे है तो सिंगल रे पे तो एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट की जो हमने बनाया है, जो डेफिनेशन है, वो वायलेट कर जाएगी, उसकी मुखालफत कर जाएगी। तो ये एक ही रे है, एक रे से हम एंगल डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम 0 डिग्री एंगल नहीं लेंगे। सो होप कि आपको एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट अच्छी तरह से समझ आया होगा। बस फाइनली आप ये चीज़ जहन में रख लें, जो हमने चैप्टर 9 के थ्योरम 1 में बात इस्तेमाल करनी है एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के एतबार से, वो ये इस्तेमाल करनी है कि हर एक जगह पर एक यूनिक एंगल होगा। अगर ये जगह पर 78 डिग्री है तो ये 78 डिग्री दोबारा कहीं भी रिपीट नहीं होगा। अगर मैं इससे ज़्यादा एंगल बढ़ाऊंगा तो एंगल बढ़ जाएगा, ये नंबर बढ़ जाएगा, बट दोबारा से 78 डिग्री कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है। कम करूंगा तो कम हो जाएगा, बट सेम रे पर जो हाफ प्लेन के एज पर है, सेम वर्टेक्स के होते हुए, सेम एक रे सेम है, दूसरा वर्टेक्स भी सेम है, तो जो एंगल इस रे ओ बी से बनेगा वो यूनिक एंगल बनेगा हर जगह पर, ठीक है। इसको हमने इस्तेमाल करना है यूनिट 9 के थ्योरम 1 में। वहाँ होगा क्या कि एक रे तो कॉमन होगी दो एंगल्स में, वर्टेक्स भी कॉमन होगा दोनों एंगल में, बट एक रे अगर यहाँ पर है, जैसे मान लें ये 62 डिग्री है, दूसरी रे यहाँ पर आ जाएगी, मान लें कि 90 डिग्री है, तो वहाँ पे आ जाएगा कि 62 डिग्री और 90 डिग्री दोनों एंगल बराबर है। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 62 डिग्री दो जगह पर रिपीट नहीं हो सकता।
62 डिग्री एक ही जगह पे हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक एंगल सही होगा, तो हम उसमें से किसी एक एंगल को लेंगे। किस बुनियाद पे लेंगे ये हम उसी थ्योरम में समझेंगे। सो होप कि आपको एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट के एतबार से सारी बातें समझ आ गई होंगी कि एंगल को आपने देखना कैसे है। बेसिक आइडिया सेम रहेगा आगे आने वाली क्लासेस में भी, कि एंगल असल में दो रेस के दरमियान अमाउंट ऑफ रोटेशन है, कि कितनी दूर है एक रे के मुकाबले में दूसरी रे। बस आने वाली क्लासेस में जो हमने 0 डिग्री एंगल 180 डिग्री एंगल नहीं लिया है, या 180 डिग्री से एंगल बड़े नहीं लिए हैं, इनको भी हम शामिल कर देंगे, नेगेटिव एंगल भी शामिल कर देंगे, बल्कि यहाँ तक कि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे एंगल उसमें शामिल कर देंगे। और ओरिएंटेशन जो हमने प्लस माइनस का मामला ख़त्म कर दिया है वो भी हम उसमें शामिल कर देंगे। तो हम एक्सटेंड करेंगे, बढ़ाएंगे इस एंगल की डेफिनेशन को आगे मज़ीद। तो होप कि आपको यहाँ तक सारी डिस्कशन समझ आ गई होगी। अब आपको एंगल से मुतालिक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसी हिसाब से उसका आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।